नवंबर 2008 मुंबई, भारत का दिल। एक ऐसा शहर जो कभी नहीं सोता, लेकिन उस रात मुंबई सिर्फ सोया नहीं बल्कि डर के साये में जम सा गया था। हर तरफ चीखें थीं, गोलियों की आवाज़ें थीं और एक ऐसा आतंक जिसे शायद भारत कभी भूल नहीं पाएगा। यह कहानी है उस काली रात की जब सिर्फ 10 आतंकियों ने पूरे शहर को बंधक बना लिया। अरब सागर की लहरों के बीच एक नाव धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उस नाव में सवार थे 10 आतंकी जो एक खतरनाक मिशन पर निकले थे। इन आतंकियों को ट्रेनिंग दी गई थी लश्कर-ए-तैयबा द्वारा। उनका मकसद साफ था, मुंबई में घुसना और ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाना। रास्ते में उन्होंने एक भारतीय मछुआरों की नाव कुबर को रोका, उसके कप्तान को बंधक बनाया और उसी नाव का इस्तेमाल करते हुए मुंबई की ओर बढ़ने लगे। जब वे तट के करीब पहुंचे तो उन्होंने कप्तान की बेरहमी से हत्या कर दी। अब उनके सामने सिर्फ एक लक्ष्य था, हमला। रात के करीब 8 बजे वे मुंबई के कोलाबा इलाके में पहुंचे। उन्होंने खुद को छोटे छोटे समूहों में बांट लिया। हर समूह के पास था AK-47 ग्रेनेड और सैटेलाइट फ़ोन। अब मुंबई उनका निशाना बन चुका था। रात 9:20 बजे मुंबई का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन CST, हज़ारों लोग अपनी ट्रेन पकड़ने में व्यस्त थे। तभी 2 आतंकी अंदर घुसे और अचानक उन्होंने गोलियां चलानी शुरू कर दी। कुछ ही सेकंड में पूरा स्टेशन युद्ध का मैदान बन गया। लोग भाग रहे थे, चीख रहे थे, कुछ लोग गिर चुके थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन यह सिर्फ एक जगह नहीं था। एक साथ कई जगहों पर ये हमले शुरू हो चुके थे। ताज, होटल ओबेरॉय, होटल नरीमन हाउस लियोपोल्ड, कैफे, पूरा शहर आतंक की गिरफ्त में था। ताज होटल मुंबई की पहचान, लेकिन उस रात यह आतंक का गढ़ बन गया। आतंकी अंदर घुसे, लोगों को बंधक बनाया और गोलियां चलानी शुरू कर दी। मुंबई पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। उनके पास भारी हथियार नहीं थे, लेकिन हिम्मत बहुत थी। उन्होंने आतंकियों का सामना किया। यह हमला बस शुरुआत था। आने वाले 60 घंटे मुंबई के लिए सबसे कठिन होने वाले थे। CST स्टेशन पर गोलियों की आवाज़ें अभी थमी भी नहीं थीं कि मुंबई के दूसरे हिस्सों से भीड़-डावनी खबरें आने लगीं। यह कोई साधारण हमला नहीं था। यह एक सोचा समझा, पूरी तरह प्लान किया गया आतंकी हमला था। और अब मुंबई का हर कोना खतरे में था। कोलाबा का मशहूर कैफ़े, जहां लोग आराम से खाना खा रहे थे, विदेशी पर्यटक, स्थानीय लोग, सब अपनी दुनिया में खोए हुए थे। तभी 2 आतंकी अंदर घुसे और बिना किसी चेतावनी के उन्होंने गोलियां चलानी शुरू कर दी। कुछ ही सेकंड में हंसी खुशी का माहौल खून और चीखों में बदल गया। लोग टेबल के नीचे छिपने लगे, कुछ दरवाजे की ओर भागे, लेकिन गोलियां हर दिशा में चल रही थीं। मुंबई का सबसे प्रतिष्ठित होटल ताज, यहां उस रात सैकड़ों लोग मौजूद थे। आतंकी होटल के अंदर घुसे और उन्होंने अलग अलग मंजिलों पर फायरिंग और विस्फोट शुरू कर दिए। लोग अपने कमरों में छिप गए, कुछ बाथरूम में बंद हो गए, तो कुछ ने खिड़कियों से बाहर निकलने की कोशिश की। होटल के अंदर हर सेकंड डर बढ़ता जा रहा था। आतंकियों ने होटल के अंदर कई जगह आग लगा दी। पूरा ताज होटल धुएं से भर गया। लोग सांस लेने के लिए तरस रहे थे, अंधेरे में रास्ता खोज रहे थे। कुछ लोग फोन पर अपने परिवार से आखिरी बार बात कर रहे थे। उसी समय ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल में भी हमला शुरू हो चुका था। आतंकी यहां भी घुस चुके थे। उन्होंने मेहमानों को बंधक बनाया और फायरिंग शुरू कर दी। होटल के अंदर लोग अपनी जान बचाने के लिए जहां जगह मिली वहीं छिप गए। नरीमन हाउस, एक यहूदी सांस्कृतिक केंद्र, यहां भी आतंकी पहुंच चुके थे। उन्होंने वहां मौजूद लोगों को बंधक बना लिया। अब यह सिर्फ हमला नहीं था, बल्कि एक हॉस्टेज क्राइसिस बन चुका था। मुंबई पुलिस हर जगह एक साथ लड़ रही थी। कम संसाधन, कम हथियार, लेकिन हिम्मत बेहिसाब। कई पुलिस अधिकारी बिना अपनी जान की परवाह किए आतंकियों का सामना कर रहे थे। इस दौरान कुछ नाम इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गए, जैसे ने बहादुरी से आतंकियों का सामना किया, लेकिन इस जंग में उन्होंने अपनी जान गंवा दी। अब पूरा देश टीवी स्क्रीन के सामने बैठा था। हर चैनल पर बस एक ही खबर थी, मुंबई पर हमला। लोग प्रार्थना कर रहे थे, अपने प्रियजनों को फोन कर रहे थे और हर कोई बस एक ही सवाल पूछ रहा था,
ये कब खत्म होगा? मुंबई पुलिस पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन ये हमला बहुत बड़ा था। अब ज़रूरत थी एक विशेष बल की, एक ऐसी टीम जो ऐसे हालात से निपटने में माहिर हो। एनएसजी को बुलाया गया दिल्ली से नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को तुरंत मुंबई भेजा गया। ये वही कमांडो थे जिन्हें खास तौर पर ऐसे आतंकी हमलों के लिए ट्रेन किया जाता है। अब उम्मीद इनके हाथों में थी। एक लंबी जंग की शुरुआत, लेकिन यह आसान नहीं होने वाला था। आतंकी अच्छी तरह प्रशिक्षित थे और उन्होंने मजबूत पोजीशन ले रखी थी। ताज, ओबेरॉय और नरीमन हाउस, तीनों जगहों पर लड़ाई जारी थी और यह जंग घंटों नहीं दिनों तक चलने वाली थी। ये वही ब्लैक कैट कमांडो थे जिन्हें देश के सबसे खतरनाक ऑपरेशंस के लिए ट्रेन किया जाता है। उनके पास थे बेहतर हथियार, बेहतर रणनीति और सबसे ज़रूरी अनुभव। कमांडो ने तुरंत स्थिति का आकलन किया। कहाँ कितने आतंकी हैं, कितने लोग बंधक हैं, किस रास्ते से अंदर जाना सुरक्षित होगा। हर एक कदम बहुत सोच समझ कर उठाना था, क्योंकि एक छोटी सी गलती कई मासूम लोगों की जान ले सकती थी। ताज होटल के अंदर आतंकी अलग अलग मंजिलों पर फैल चुके थे। उन्होंने जगह जगह बारूद और आग लगा दी थी। होटल का नक्शा जटिल था, लंबे गलियारे, सैकड़ों कमरे, हर दरवाजे के पीछे खतरा हो सकता था। एनएसजी कमांडो धीरे धीरे होटल के अंदर घुसे, हर कदम बहुत सावधानी से। वे जानते थे आतंकी कहीं भी छिपे हो सकते हैं। कमांडो ने एक कमरे की तलाशी शुरू की। दरवाज़ा खोलना, अंदर देखना और फिर आगे बढ़ना। कभी कभी उन्हें अंदर फंसे लोगों की आवाज़ सुनाई देती। वे उन्हें सुरक्षित बाहर निकालते, लेकिन हर बार खतरा बना रहता। कई बार आतंकियों और कमांडो के बीच सीधी मुठभेड़ हुई, गोलियां चलीं, धुएं के बीच चीखें और आदेश गूंजते रहे। यह कोई फिल्म नहीं थी, यह असली जंग थी, जहां हर सेकंड जान का खतरा था। उसी समय ओबेरॉय होटल में भी कमांडो ऑपरेशन चल रहा था। उन्होंने धीरे धीरे होटल को अपने नियंत्रण में लेना शुरू किया। बंधकों को बाहर निकाला गया और आतंकियों को घेरने की कोशिश की गई। नरीमन हाउस, यहाँ स्थिति और भी जटिल थी। आतंकियों ने बंधकों को अंदर कैद कर रखा था। यहाँ सीधा हमला करना बहुत जोखिम भरा था, इसलिए एक अलग योजना बनाई गई। कमांडो ने हेलीकॉप्टर के जरिए नरीमन हाउस की छत पर उतरने का फैसला किया। यह एक बेहद खतरनाक ऑपरेशन था। हवा में उड़ते हेलीकॉप्टर से रस्सियों के सहारे नीचे उतरना और सीधे आतंकियों के बीच पहुंचना, लेकिन कमांडो तैयार थे। जैसे ही कमांडो अंदर घुसे, मुठभेड़ शुरू हो गई। आतंकियों ने भी जोरदार जवाब दिया, लेकिन धीरे धीरे कमांडो ने स्थिति पर नियंत्रण पाना शुरू किया। यह ऑपरेशन कुछ घंटों का नहीं था, यह चला लगातार 60 घंटे, 3 दिन, 3 रातें। कमांडो बिना रुके, बिना थके, बस एक ही मिशन पर काम कर रहे थे, हर एक जान को बचाना। इस जंग में कई बहादुर कमांडो शहीद भी हुए। उन्होंने अपनी जान देकर दूसरों की जान बचाई। धीरे धीरे स्थिति नियंत्रण में आने लगी। कई बंधकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई थी। इस पूरे हमले में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरी कहानी बदल दी। एक आतंकी जिंदा पकड़ा गया और वही आगे चलकर इस हमले का सबसे बड़ा सबूत बना। अब धीरे धीरे सामने आ रहा था, लेकिन इस पूरी घटना में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। एक आतंकी जिंदा पकड़ा गया था और वही इस हमले का सबसे बड़ा सच सामने लाने वाला था। सीएसटी स्टेशन पर हमला करने के बाद 2 आतंकी वहां से निकल चुके थे। उनका इरादा था मुंबई में और तबाही मचाना। ये दोनों थे, अजमल कसाब और उसका साथी। वे सड़कों पर बिना किसी डर के आगे बढ़ रहे थे। मुंबई पुलिस को इनकी लोकेशन मिल चुकी थी। कई जगहों पर पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की और फिर एक जगह आमना सामना हो गया। गोलियां चलीं और एक भयानक मुठभेड़ शुरू हो गई। इस मुठभेड़ में कई पुलिसकर्मी घायल हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे जानते थे अगर इन आतंकियों को रोका नहीं गया तो और लोग मारे जाएंगे। आखिरकार मुंबई के गिरगांव व चौपाटी पर पुलिस ने आतंकियों को घेर लिया। यहाँ एक अंतिम मुठभेड़ हुई। गोलियों की बारिश के बीच पुलिस ने एक आतंकी को मार गिराया, लेकिन दूसरा आतंकी
जिंदा पकड़ लिया गया। वह था अजमल कसाब। यह एक बहुत बड़ा मोड़ था, क्योंकि पहली बार हमले में शामिल किसी आतंकी को जिंदा पकड़ा गया था। इस गिरफ्तारी में एक नाम हमेशा याद रखा जाएगा, तुकाराम ओम्बले। उन्होंने बिना हथियार के सीधे आतंकी का सामना। कसाब के हाथ में AK-47 थी, लेकिन ओम्बले जी ने अपनी जान की परवाह किए बिना उसे पकड़ लिया। इस दौरान उन्हें गोलियां लगीं और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। अब कसाब पुलिस की हिरासत। पूछताछ शुरू हुई और धीरे धीरे सच सामने आने लगा। उसने बताया वे पाकिस्तान से आए थे, उन्हें ट्रेनिंग दी गई थी, समुद्र के रास्ते भेजा गया था और हर एक कदम पहले से प्लान किया गया था। कसाब की गिरफ्तारी ने पूरी दुनिया को इस हमले का सच दिखा दिया। अब यह सिर्फ शक नहीं था, बल्कि एक ठोस सबूत था। पूरे देश में गुस्सा फैल चुका था। लोग सड़कों पर उतर आए। हर कोई इंसाफ चाहता था, हर कोई जवाब चाहता था। कसाब पर भारत में मुकदमा चलाया गया, उसे अदालत में पेश किया गया और अंत में उसे दोषी ठहराया गया। यह सिर्फ एक आतंकी का केस नहीं था, यह पूरे देश के लिए न्याय की लड़ाई थी। जहां एक तरफ कसाब पकड़ा जा चुका था, वहीं दूसरी तरफ ताज, ओबेरॉय और नरीमन हाउस में अभी भी लड़ाई जारी थी। कमांडो अब अंतिम चरण में पहुंच चुके थे और अब आतंकियों का अंत बस कुछ ही पलों की दूरी पर था। मुंबई पिछले 2 दिनों से आतंक के साये में था। ताज होटल से धुआं अब भी उठ रहा था। ओबेरॉय में ऑपरेशन चल रहा था। नरीमन हाउस में भी कमांडो लड़ रहे थे। यह अब सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, यह एक जंग बन चुकी थी। NSG कमांडो ने ओबेरॉय होटल में धीरे धीरे आतंकियों को घेर लिया। एक एक कमरे की तलाशी ली गई, बंधकों को बाहर निकाला गया और आखिरकार आतंकियों को मार गिराया गया। ओबेरॉय होटल अब सुरक्षित था, लेकिन राहत अधूरी थी। नरीमन हाउस में स्थिति अभी गंभीर थी। कमांडो अंदर बढ़ रहे थे, हर कदम पर खतरा था। और फिर एक आखिरी मुठभेड़ हुई। गोलियों की आवाज, धुएं के बीच जंग अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी थी। आखिरकार नरीमन हाउस में भी आतंकियों को खत्म कर दिया गया, लेकिन यह जीत आसान नहीं थी। कई निर्दोष लोगों की जान जा चुकी थी। होटल इस पूरे हमले का सबसे बड़ा केंद्र। यहां ऑपरेशन सबसे लंबा चला। कमांडो 3 दिनों से लगातार अंदर लड़ रहे थे। कमांडो धीरे धीरे ऊपर की मंजिलों तक पहुंचे। आतंकी अब आखिरी जगहों पर छिपे हुए थे और फिर एक अंतिम मुठभेड़ शुरू हुई। धुआं, आग और गोलियों की आवाज। कमांडो हर दिशा से आगे बढ़ रहे थे और आखिरकार उन्होंने आतंकियों को घेर लिया। कुछ ही पलों बाद आखिरी आतंकी भी मार गिराया गया। करीब 60 घंटे तक चली यह जंग अब खत्म हो चुकी थी। मुंबई धीरे धीरे सामान्य होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जो हुआ वह कभी भुलाया नहीं जा सकता था। ताज होटल, जो कभी शान का प्रतीक था, अब साहस और संघर्ष का प्रतीक बन चुका था। जले हुए कमरे, टूटी खिड़कियां और दीवारों पर गोलियों के निशान, सब कुछ उस रात की कहानी कह रहे थे। पूरा देश उन सैनिकों, पुलिसकर्मियों और कमांडो को सलाम कर रहा था जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की जान बचाई। ये जंग खत्म हो चुकी थी, लेकिन कई परिवारों के लिए ये दर्द कभी खत्म नहीं होने वाला था। किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना पति, किसी ने अपना दोस्त, लेकिन इस बार उसके दिल में एक गहरी चोट थी। मुंबई अब धीरे धीरे सामान्य होने लगी थी, लेकिन उस रात की गूंज अब भी हर दिल में थी। पूरे भारत में गुस्सा था, दर्द था और एक सवाल, आखिर कब तक? लोग सड़कों पर उतर आए, मोमबत्तियां जलाई गईं, हर शहर में, हर गली में बस एक ही आवाज, इंसाफ। यह सिर्फ मुंबई का हमला नहीं था, यह पूरे भारत पर हमला था। लोगों ने अपने अपने तरीके से श्रद्धांजलि दी। किसी ने मोमबत्ती जलाई तो किसी ने खामोशी से आंसू बहाए, लेकिन इन सब के बीच एक चीज साफ थी, देश टूटा नहीं था, देश और मजबूत हो गया था। अब नजर पूरी दुनिया पर थी। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, हर बड़े देश ने
इस हमले की कड़ी निंदा की। दुनिया ने पहली बार इतनी नज़दीक से देखा कि आतंकवाद कितना खतरनाक हो सकता है। कई देशों ने भारत के साथ खड़े होने का ऐलान किया, लेकिन इन सब के बीच कुछ सवाल भी उठे। सुरक्षा में कमी क्यों थी? हमले को रोका क्यों नहीं गया? और आगे ऐसा फिर ना हो, इसके लिए क्या किया जाएगा? यहीं से शुरू हुआ सबक सीखने का दौर। 26/11 ने भारत को बदल दिया। समुद्री सुरक्षा और मजबूत की गई, खुफिया एजेंसियों को और सक्रिय बनाया गया, शहरों में सुरक्षा बढ़ाई गई, नई रणनीतियां बनाई गई और सबसे ज़रूरी, लोगों में जागरूकता आई। अब हर कोई समझ चुका था कि आतंकवाद से लड़ाई सिर्फ सेना की नहीं, पूरे देश की है। जंग सिर्फ गोलियों से नहीं लड़ी जाती, जंग हौसले से लड़ी जाती है। और 26 नवंबर 2008 की रात मुंबई ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि अगर इरादा मजबूत हो तो आतंक कितना भी बड़ा हो, इंसानियत हमेशा जीतती है। झुकी नहीं मुंबई, रुकी नहीं मुंबई, आज भी खड़ी है। लेकिन इन सब के बावजूद एक सच्चाई आज भी है, कुछ जख्म कभी नहीं भरते। 26/11 सिर्फ एक तारीख नहीं है, यह एक एहसास है, एक दर्द है और एक याद है। उन लोगों की याद जो उस रात हमेशा के लिए चले गए, उन जवानों की याद जिन्होंने अपनी जान देकर दूसरों को बचाया, और उस शहर की याद जो गिरा ज़रूर लेकिन टूटा नहीं।